बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स को स्टडी कर रहे थे और इंशाल्लाह आज हम स्टडी करेंगे टॉर्क को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं टॉर्क होता क्या है। टॉर्क को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यानी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है उसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यानी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, यानी जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और वो टर्न करना शुरू कर दे, रोटेट करना शुरू कर दे, तो उसी को टॉर्क कहते हैं। फोर्स का टर्निंग इफेक्ट या रोटेटरी इफेक्ट ही हमारे पास टॉर्क कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट O है और ये उसका पिवट पॉइंट है। ये उसका क्या है, पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करती है, जिससे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, यहाँ पिवट पॉइंट कहते हैं। ये वो पॉइंट जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करती है। अब अगर इसके करीब हम यहाँ पे फोर्स लगाएं तो ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। यानी ये पिवट पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, और अगर यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी रोटेट करेगी। रोटेशन के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब अगर इस पॉइंट ए के बजाय, इसको हम कह देते हैं पॉइंट ए, पॉइंट ए के बजाय यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करूँ पॉइंट बी पे, तो क्या होगा, बॉडी फिर रोटेट करेगी और फिर क्या होगा, पहले से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये पहले से ज़्यादा रोटेट करेगी। जब पहले से ज़्यादा रोटेट करेगी तो टॉर्क भी पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब इसी तरह ए बी के बजाय अगर हम यहाँ पे पॉइंट सी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, बॉडी और तेज़ी से रोटेट करेगी। जब बॉडी और तेज़ी से रोटेट करेगी तो यहाँ पे पहले की निस्बत और ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चलता है जो टॉर्क है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है कि फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो बॉडी रोटेट करेगी, अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी। और दूसरा डिस्टेंस पे, कि पिवट पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है। तो जितना डिस्टेंस इसका पिवट पॉइंट के करीब होगा उतना ही टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, तो जितना दूर होगा उतना ही टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पे वो लाइन जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करें और पिवट पॉइंट के दरमियान जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, डिस्टेंस कम होगा तो टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगा। तो हम टॉर्क को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पता चल गया हमें कि टॉर्क के लिए दो चीज़ें नेसेसरी हैं, या दो चीज़ों पे टॉर्क डिपेंड करता है। एक है हमारे पास फोर्स और दूसरा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम यहाँ L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगा L क्रॉस F। अब ये जो टॉर्क का सिंबल है कैपिटल T, इसे हम टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे, टा। टा हमारे पास आ जाएगा L क्रॉस F के। अब देखें L यहाँ लेंथ है या डिस्टेंस है, F फोर्स है। अभी हमने देखा है कि टॉर्क जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स पे और एक डिस्टेंस पे। L डिस्टेंस या लेंथ है, F फोर्स है। अब क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, L F साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास टॉर्क के ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन हमें बता रहा है कि टॉर्क दो नहीं बल्कि तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक डिस्टेंस पे, दूसरा फोर्स पे, तीसरा थीटा पे, या जिसे आप एंगल कहते हैं, एंगल पे। तो इस रिलेशन से हमें पता चलता है टॉर्क तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस, फोर्स और एंगल थीटा पे। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि किसी रिजिड बॉडी के लिए हम टॉर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं। टॉर्क फॉर रिजिड बॉडी, अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी हो तो उसके लिए हम टॉर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई रिजिड बॉडी है, अब ये हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है
यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है O और ये उसका पिवट पॉइंट है P, ये उसका पिवट पॉइंट P है। अब यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो उस पर कुछ इस तरह से एग्जर्ट हो रही है। अब हमने अभी देखा था कि टार्क किसी भी बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब डिस्टेंस और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे डिस्टेंस और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, 90 का एंगल नहीं बना। देखने के लिए आप इस लाइन को थोड़ा सा आगे और खींच लें तो ये देख लें, ये लाइन बता रही है कि यहाँ पे जो एंगल थीटा बन रहा है वो एग्जैक्ट 90 का नहीं है। तो जब डिस्टेंस और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो तो फिर हम टार्क कैसे फाइंड करेंगे? तो फिर हम फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फोर्स है, तो ये फोर्स का हमारे पास आ जाएगा x कंपोनेंट Fx, और यहाँ से फोर्स का ये कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा Fy कंपोनेंट्स। तो टार्क हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, टार्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। अब R यहाँ पे क्या है हमारे पास? मूवमेंट आर्म है। R यहाँ हमारे पास क्या है? मूवमेंट आर्म, या डिस्टेंस जो किसके दरमियान होता है? पिवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसी को हम मूवमेंट आर्म कहते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म करें तो हमारे पास टार्क इक्वल आ जाएगा RF साइन ऑफ थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर। अब ये जो n यूनिट वेक्टर लिखा है वो इसलिए साथ लिखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टार्क की डायरेक्शन को, क्योंकि टार्क वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर भी साथ लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो टार्क की यूनिट होती है वो हमारे पास होती है न्यूटन मीटर। टार्क की यूनिट हमारे पास आ जाएगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो टार्क की यूनिट हमारे पास आ जाएगी न्यूटन मीटर। तो अगर आप इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल देखना चाहें तो डेली लाइफ में सैकड़ों ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनसे आप टार्क को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डोर टार्क की बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा स्पेनर, जिससे ड्राइवर नट वगैरह टाइट करते हैं, वो है। उसके अलावा स्टीयरिंग है। तो ये टार्क की बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था टार्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।